सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे चौथा अध्याय जिसका नाम है प्रतिरक्षा व रक्त समूह। आज का जो टॉपिक रहेगा विद्यार्थियों वो रहेगा प्रतिजन व प्रतिरक्षी। तो आज की इस वीडियो में हम प्रतिजन व प्रतिरक्षी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिएगा हम आगे चलते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों हम प्रतिजन के बारे में बात करेंगे कि प्रतिजन क्या होते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर प्रतिजन जो होते हैं विद्यार्थियों वो बाह्य रोगाणु होते हैं। बाह्य रोगाणु कैसे? ये हमारा शरीर है, ये हमारा विद्यार्थियों क्या है? शरीर है। और ये शरीर बाह्य रोगाणुओं से हमेशा विद्यार्थियों क्या होता रहता है? उद्भासित होता रहता है। और कई परिस्थितियों में तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। तो जो ये रोगाणु विद्यार्थियों हैं, इन रोगाणुओं को हम क्या कहेंगे? इन रोगाणुओं को हम प्रतिजन कहेंगे। इन रोगाणुओं को हम क्या कह देंगे? इन रोगाणुओं को हम प्रतिजन कह देंगे। प्रतिजन का सामना करने के लिए हमारे शरीर से क्या उत्पादित होते हैं? प्रतिरक्षी उत्पादित होते हैं। तो ये सामान्य सी बात है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। दूसरी बात आती है प्रतिजन के अंदर, तो प्रतिजन का जो आणविक भार होता है वो 6000 डाल्टन होता है। अगर बात करें हम प्रतिजन के रासायनिक संगठन की, तो प्रतिजन का रासायनिक संगठन क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, लिपिड होता है या न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड या न्यूक्लिक अम्लों से किसका निर्माण होता है? प्रतिजन का निर्माण हो जाता है। बात करते हैं हम आंतरिक प्रतिजन की, तो प्रतिजन भी दो टाइप के होते हैं, आंतरिक प्रतिजन और बाह्य प्रतिजन। बाह्य प्रतिजन तो हमारे शरीर पर बाहर से आक्रमण करते हैं और क्या बनाते हैं? बीमार बनाते हैं। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में हमारे शरीर के अंदर से प्रतिजन बनते हैं और हमारे शरीर को क्या कर देते हैं? बीमार बना देते हैं। जैसे कि विषाणु संक्रमित कोशिकाएं और कैंसर ग्रसित कोशिकाएं। शरीर में प्रविष्ट होने पर सबसे पहले स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि से सामना होता है। ये मैं विद्यार्थियों आपको पहले बता चुका हूँ। मैंने क्या कहा था? हमारा जो शरीर होता है और हमारा शरीर क्या करता है विद्यार्थियों? रोगाणुओं से या प्रतिजन से सामना करता है। तो इस रोगाणु या विषाणु का सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर सामना कौन करता है? तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि करती है। कौन करता है विद्यार्थियों? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि का मतलब है सभी रोगाणुओं के खिलाफ, सभी प्रतिजनों के खिलाफ समान तरीके से कार्य करना। और स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि अगर कार्य नहीं कर पा रही है तो उस स्थिति के अंदर हमारे शरीर के अंदर उपार्जित प्रतिरक्षा विधि सक्रिय होती है और वह कार्य करती है। वो भी दो टाइप की होती है, सक्रिय व निष्क्रिय। पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले रोगाणु से विद्यार्थियों कौन सामना करेगा? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि करेगी। और उसके बाद में हमारे शरीर के अंदर प्रतिजन का सामना करने के लिए विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि कार्य करती है। कौन कार्य करती है विद्यार्थियों? विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि। फर्स्ट केस के अंदर आप क्या याद रखोगे? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि याद रखोगे। और ये कार्य नहीं कर पा रही है तो दूसरे नंबर पे कौन सी आ जाएगी? विशिष्ट प्रतिरक्षा। विशिष्ट प्रतिरक्षा का मतलब है एक विशेष रोगाणु के खिलाफ, एक विशेष प्रतिजन के खिलाफ एक विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। जो कौन करता है? विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के द्वारा होता है। प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया। प्रतिजन और प्रतिरक्षी की प्रतिक्रिया कैसे? ये हो गया रोगाणु या प्रतिजन, ये रोगाणु या क्या हो गया? प्रतिजन हो गया। और हमारे शरीर के अंदर इस प्रतिजन से सामना करने के लिए क्या उत्पादित होते हैं? प्रतिरक्षी उत्पादित होते हैं। तो प्रतिरक्षी और प्रतिजन विद्यार्थियों क्या करेंगे? प्रतिरक्षी और प्रतिजन आपस में क्रिया करेंगे। प्रतिजन और प्रतिरक्षी आपस में क्या करेंगे? प्रतिक्रिया करेंगे। और इसी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रतिजन को नष्ट किया जाता है।
ध्यान दीजिएगा, प्रतिजन, प्रतिरक्षी, प्रतिक्रिया। जब प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, जब प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया ये कब होती है? जब कोई प्रतिजन किसी विशिष्ट प्रतिरक्षी से क्रिया करता है। जब कोई भी प्रतिजन अगर किसी विशिष्ट प्रतिरक्षी से क्रिया कर रहा है तो हम कहेंगे प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया। उसके बाद एक महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी, एक महत्वपूर्ण शब्द आता है एंटीजनी निर्धारक, या इसे हम एपिटोप कहते हैं। प्रतिजन का वह विशिष्ट भाग जो प्रतिरक्षी से जुड़ता है। देखिए इधर प्रतिरक्षी की जो संरचना होती है नॉर्मली इस टाइप की होती है, वाई आकार जैसी होती है। यहां पर कोई भी प्रतिजन आ रहा है और इस प्रतिरक्षी से क्या करेगा? क्रिया करेगा। यहां पे अब आगे देखें, यहां पे विद्यार्थियों जो ये भाग है प्रतिजन का, ये वाला भाग प्रतिरक्षी के इस वाले भाग से क्या करेगा? क्रिया करेगा। तो प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्या करता है? क्रिया करता है। यहां से वापस से देख लीजिए, प्रतिजन का वह विशिष्ट भाग, ये क्या है? विशिष्ट भाग जो प्रतिरक्षी से जुड़ता है, क्रिया करता है, क्या कहलाता है? एपिटोप या एंटीजनी निर्धारक कहलाता है। तो इसको हम क्या कह देंगे? एपिटोप, एपिटोप, या इसी को हम कह देंगे एंटीजनी निर्धारक। प्रोटीन से बनते हैं। चले आगे, एंटीजन की संयोजकता। प्रतिजन को विद्यार्थी हम क्या कह सकते हैं? एंटीजन कह सकते हैं। एंटीजन, एंटीजन या प्रतिजन की संयोजकता क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है? एक प्रोटीन प्रतिजन में कई एंटीजनी निर्धारक हो सकते हैं और उस प्रोटीन के अंदर उन एंटीजनी निर्धारकों की जितनी संख्या होती है वही उस प्रतिजन की संयोजकता कहलाती है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, एंटीजनी निर्धारक किसके होते हैं? एमिनो अम्ल से बनते हैं। एमिनो अम्ल प्रोटीन से, तो एक प्रोटीन में जितने एंटीजनी निर्धारक होते हैं उनकी संख्या उस प्रतिजन के लिए प्रतिजन की संयोजकता या एंटीजन की वैलेंसी कहलाती है। वैलेंसी ऑफ एंटीजन या प्रतिजन की संयोजकता कहलाती है। अधिकांश जीवाणुओं में एंटीजन की संयोजकता या वैलेंसी ऑफ एंटीजन 100 या इससे भी अधिक हो सकती है। तो ये विद्यार्थियों कुल मिला के हमने किसकी बात कर ली? हमने बात कर ली यहाँ पर प्रतिजन की। क्या क्या पढ़ा? ये बॉडी है, ये हमारा शरीर है और हमारा शरीर कई प्रकार के रोगाणुओं से लड़ता रहता है। जो ये रोगाणु है, यही रोगाणु विद्यार्थियों क्या कहलाते हैं? प्रतिजन कहलाते हैं। आणविक भार कितना होता है? 6000 डाल्टन होता है। इन रोगाणुओं का सामना करने के लिए शरीर से कितनी प्रतिरक्षा विधियां काम करती हैं? 2 करती हैं। पहली स्वाभाविक, दूसरी उपार्जित। इस उपार्जित को एक और नाम से जानते हैं, विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब है एक विशेष रोगाणु के लिए विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। तो ये ऑल ओवर हमने विद्यार्थियों बात करी किसके बारे में? एंटीजन के बारे में। प्रतिरक्षी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबिन या आईजी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं विद्यार्थियों? इम्यूनोग्लोबिन या आईजी कह सकते हैं। प्रतिरक्षी का निर्माण बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं द्वारा निर्मित प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा होता है। ध्यान से देखें, ये मैंने यहां पे लिखा बी लिम्फोसाइट कोशिका,
बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं विद्यार्थियों किसका पार्ट होती हैं? WBC का पार्ट होती है। WBC के अंदर मैंने आपको भाग पढ़ाए थे 2, कणिकाणु और अकणिकाणु। कणिकाणु के अंदर मैंने 3 भाग पढ़ाए थे, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयासिनोफिल। अकणिकाणु के अंदर मैंने आपको 2 भाग पढ़ाए थे, कौन कौन से? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो WBC का भाग होता है बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं। ये बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं किसका भाग होती हैं? लिम्फोसाइट का होती हैं। लिम्फोसाइट को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। तो जो प्रतिरक्षी का निर्माण है वो बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा निर्मित प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा होता है। यानी कि बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और प्लाज्मा कोशिकाएं भविष्य के अंदर किसका निर्माण करती हैं? प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं, जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। प्रतिरक्षी गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है जो रक्त या अन्य तरल पदार्थों में पाया जाता है। गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है और दूसरा रक्त या तरल पदार्थों में पाया जाता है। रक्त विद्यार्थियों तरल होता है। रक्त कैसा होता है? तरल पदार्थ है। ये तरल किसके कारण होता है? मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको ब्लड पढ़ाया था तो ब्लड के अंदर भी मैंने आपको 2 पार्ट पढ़ाए थे। एक तो ठोस भाग पढ़ाया था और दूसरा मैंने द्रव भाग पढ़ाया था। ठोस के रूप में ब्लड के अंदर कणिकाएं होती हैं। क्या होती हैं विद्यार्थियों? कणिकाएं होती हैं। और द्रव के रूप में इसमें क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ध्यान देना, प्लाज्मा द्रव या तरल के रूप में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो रक्त तरल अवस्था में होता है किसके कारण? प्लाज्मा के कारण। तो हम क्या कहेंगे? उस प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है और वही क्या है? प्रतिरक्षी है। प्रतिरक्षी का कार्य क्या है? सीधी सी बात है, प्रतिजन को नष्ट करना। सबसे पहले प्रतिजन की वो क्या करेगा? पहचान करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि प्रतिजन कैसा है। उसके लिए स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि काम लगानी है या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि काम में लगानी है। अगर वहाँ पे स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि कार्य कर रही है तो वहाँ पे वो प्रतिजन नष्ट हो जाता है। अगर प्रतिजन नष्ट नहीं होता है तो उस कंडीशन के अंदर विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि सक्रिय होती है और उस प्रतिजन को नष्ट करती है। तो सबसे पहले एंटीजन की आइडेंटिफाई होती है, उसकी पहचान होती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई होने के बाद उससे क्रिया होती है, प्रतिजन से क्रिया करना और अंत में प्रतिजन को क्या कर देना? नष्ट कर देना। तो ये प्रोसेस चलती है किसके अंदर? प्रतिजन के कार्य के अंदर। फर्स्ट आइडेंटिफाई करना, सेकंड उस पर एक्शन करना और थर्ड उसको नष्ट करना, उसको डिस्ट्रॉय करना। तो कुल मिलाकर ये इसकी बातें रहती हैं प्रतिरक्षी की। इस प्रकार से हमने एंटीजन के अंदर पढ़ा था एपिटोप, उसी प्रकार से प्रतिरक्षी के अंदर क्या होता है? पैराटोप होता है। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है। वापस से मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। वाई अक्षर के समान आकार किसका होता है? प्रतिरक्षी का होता है। तो प्रतिरक्षी का ये वाला भाग, हमेशा प्रतिरक्षी के ऊपर वाले भाग किससे क्रिया करते हैं? प्रतिजन से क्रिया करते हैं। तो ये वाला कोई प्रतिजन है, प्रतिजन का ये वाला भाग प्रतिरक्षी के इस वाले भाग से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। अब यहाँ पे देखें कि इसमें कौन सा एपिटोप है और कौन सा पैराटोप है। तो जो भाग यहाँ पर प्रतिजन का प्रतिरक्षी से क्रिया करता है उसको तो हमने कहा था विद्यार्थियों एपिटोप। उसको हमने क्या कह दिया था? एपिटोप कह दिया था। और प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है इसको अभी हमने क्या कह दिया विद्यार्थियों? पैराटोप कह दिया। तो यहां पे हम लिख देंगे पैराटोप। बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट विद्यार्थियों हम बात करेंगे कि किस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के द्वारा प्रतिजन को नष्ट किया जाता है।
दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां पढ़ी थी, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और दूसरी विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि। तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के द्वारा किस प्रकार से प्रतिजन को नष्ट किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए कुछ बिंदु हैं, उसको आप बिल्कुल अच्छे से नोट करते जाएं, समझते जाएं। सबसे पहला इसके अंदर बिंदु विद्यार्थियों आपको याद रखना है, प्रतिजन में विभेद करना, या हम यूं भी कह सकते हैं प्रतिजन की पहचान करना। विभेद करना, या इसको आप यूं भी लिख सकते हो प्रतिजन की पहचान करना। आइडेंटिफाई करना कि प्रतिजन कौन सा है। क्या प्रतिजन टीबी रोग पैदा करने वाला माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है? क्या प्रतिजन एड्स रोग पैदा करने वाला ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है? क्या छोटी माता पैदा करने वाला, छोटी माता रोग उत्पन्न करने वाला वेरिसेला जोस्टर है? क्या मलेरिया उत्पन्न करने वाला मादा एनाफिलीज मच्छर है? क्या डेंगू उत्पन्न करने वाला मादा एडीज मच्छर है? तो सबसे पहले कौन सा जीवाणु, कौन सा वायरस, कौन सा कृमि, कौन सा प्रोटोजोआ है उसकी आइडेंटिफाई करना, उसमें विभेद करना किसका वर्क होता है? विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि का वर्क होता है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं प्रतिजन पर उपस्थित एंटीजनी निर्धारकों की संरचना के आधार पर बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का सक्रियण होता है तथा इन कोशिकाओं के द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण होता है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। सबसे पहले ये कोई प्रतिजन है, इस प्रतिजन की पहचान की जाती है, विभेद किया जाता है कि प्रतिजन कौन सा है। उसके बाद विद्यार्थियों इसके अंदर जो ये एंटीजनी निर्धारक होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी संरचना को पहचाना जाता है और इसकी संरचना को पहचानने के बाद हमारे शरीर के अंदर जो विद्यार्थियों बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, अभी मैंने बात की थी बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं की, इसके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। अब जो ये स्पेशल एंटीबॉडीज का निर्माण हो रहा है, विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण हो रहा है, ये किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा होता है। और इन प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है? तो इन प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं करती हैं। तो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं? प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। और ये प्लाज्मा कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं? विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाता है। प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया वो CMI के द्वारा प्रतिजन का विनाश हो जाता है। जो ही विद्यार्थियों प्रतिरक्षियों का, विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाता है, तो विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण होने के बाद वह प्रतिजन से क्या करती है? प्रतिक्रिया करती है। जब प्रतिजन से विशिष्ट प्रतिरक्षी क्रिया करते हैं तो उसे हम कहते हैं CMI। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सेल मेडिएट इम्यूनिटी, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। सेल मीडिएट इम्यूनिटी या कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा द्वारा प्रतिजन का क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। वहां पे प्रतिजन नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के द्वारा प्रतिजन को नष्ट किया जाता है। हमने क्या पढ़ लिया? प्रतिजन को नष्ट करने की प्रोसेस पढ़ ली। किसके द्वारा? विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के द्वारा। बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है, बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है। इसको आप जरूर से समझ लें। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज की इस क्लास के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने प्रतिजन को पढ़ा,
प्रतिरक्षी को पढ़ा। इसके अतिरिक्त हमने विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के द्वारा प्रतिजन को कैसे नष्ट किया जाता है उसको समझा। अगर यहाँ से आपको ये वीडियो समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।